अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद नारिब इरफान, योर मैथमेटिक्स टीचर। लास्ट क्लास जो हमारी डेमो क्लास थी फर्स्ट वाली, आई होप आप सब ने वो क्लास ली थी। अगर किसी की मिस भी हो गई तो कोई इशू की बात नहीं है। आज हम थोड़ा और गो थ्रू कर लेंगे चीज़ों को वापस से, और फिर हम जाएंगे बेसिक्स के ऊपर, मैथ्स की बेसिक्स के ऊपर। आई होप आप लोग जिस स्टैंडर्ड पे हो वहाँ पर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज की क्लास बेसिकली इसी पे रिलाय करेगी कि हम थोड़ी बेसिक्स को टच ऑन करेंगे, ताकि आप लोग की वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं होंगी। अब वो किस टाइप की बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा 2+2 4, ये तो ऑब्वियसली बात है, आपको आता होगा। जैसे कि इंडाइसिस पढ़ा होगा आपने, एक्सपोनेंशियल रूल्स, इंडाइसिस या एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स पता होने चाहिए। बाकी प्रोडक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं, रूट्स के रूल क्या होते हैं। आई होप जिस स्टैंडर्ड पे आप लोग हैं आप लोगों को चीजें पता होंगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग मोस्टली, आई थिंक 99% बच्चे को ये चीजें पता होंगी, पढ़ी होंगी, गो थ्रू की होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कुछ वीक होते हैं या कुछ इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं एक रिवीजन एक तरीके से आपके लिए क्लास, कि वो चीजें आपके लिए रिवाइज हो जाएंगी जो आपको हेल्पफुल देंगी। कैसे हेल्पफुल देंगी, किस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेट कर सकता है, कुछ मैं कराऊंगा सवाल। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को क्लास के बाद मैं आप लोग को ग्रुप में भी शेयर करूंगा, वो आपने खुद ट्राई करने होंगे। ठीक है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप सब आ गए होंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 है हमारा आज का। सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ, डेमो क्लास में ये चीजें बताई गई थी, एक बार सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ चीजों को, क्योंकि ताकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसने डेमो क्लास नहीं ली हो, तो उसके लिए भी आसानी हो जाए। तो बेसिकली डिजिटल सेट एग्जाम पैटर्न जो है, वो जब से डिजिटल सेट में कन्वर्ट, पहले सेट होता था, अब डिजिटल सेट कर दिया गया है, तो वो कन्वर्ट हुआ डिजिटल सेट में, तो हमारे पास ये पैटर्न फॉलो होता है। इंग्लिश के टीचर बात करेंगे, मैथ्स की बात करते हैं। टोटल 1600 का पेपर होता है, 800 का आपके पास मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 44 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में आएंगे। ये दो मॉड्यूल में ब्रेक होते हैं। ठीक है, 70 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, बहुत इनफ टाइम, बहुत आपको टाइम दे दिया, लेकिन अगर बहुत टाइम है आराम से पेपर में टाइमिंग का इशू नहीं होगा। अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके गए तो टाइमिंग की इशू नहीं होगी आपको। ठीक है, पहली चीज तो ये आप लोग ध्यान में बैठा लें। अब वो दो मॉड्यूल में पेपर टूटता है, समझो पेपर एक ए है, एक पेपर बी है, आप ये ले समझिए। ठीक है, जो मॉड्यूल 1 होता है वो हमारे पास के अंदर 22 क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो 20 ऑपरेशनल क्वेश्चन का मतलब, या सिंपल वर्डिंग ले ले, एमसीक्यूज होंगे। 20 आपके एमसीक्यूज होंगे। 20 प्री टेस्ट क्वेश्चन का मतलब आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जो डिफरेंस आता है वो थोड़े क्वेश्चंस के लेवल का डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मॉड्यूल 1 के अंदर इजी और मीडियम है, तो मॉड्यूल 2 में हो सकता है आपको मीडियम और हार्ड बना के दी, थोड़े डिफिकल्ट लेवलिटी बढ़ा दी जाए और ज्यादा सवालों की। ठीक है, बस ये वेरी करता है, कोई स्पेसिफिक नहीं कि मॉड्यूल 1 के अंदर ये वाले टॉपिक आएंगे, मॉड्यूल 2 के अंदर ये वाले टॉपिक, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, दोनों में जो टॉपिक आपको बताया गया वो मिक्स होकर आते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता है उसके अंदर, और कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, मॉड्यूल 2 का भी वही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 20 ऑपरेशनल मतलब एमसीक्यू था, दो प्री टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपके हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। अब जो बेसिकली ये ब्रेकडाउन होता है इसका सिलेबस, वो ये बेसिकली बड़े बड़े नाम दे दिए गए। एक नाम दे दिया मॉड्यूल को अलजबरा। अब अलजबरा के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा बड़ा सा नाम दे दिया गया एडवांस मैथ, उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे आ जाते हैं। फिर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस जो कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अपनी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। अब इसकी वेटेज मैंने आपको बताई हुई है, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। ठीक है, वहाँ जो सेट का जो प्रॉपर जो बनता है पेपर उसके हिसाब से, ये बात समझे कि मैंने अपने हिसाब से ये बनाई हुई है वेटेज के, भाई सर ने बोला कि 35%, ऐसा नहीं है। उनका पेपर पैटर्न इसी लिहाज से बनता है। ठीक है, उन्होंने ही बताई हुई सेट की जो पेपर बनता है वहीं से आई हुई कि इनका पेपर पैटर्न यही होता है। 35% वेटेज जो होती है वो अलजबरा पोर्शन की होती है, तकरीबन 13 to 15 क्वेश्चन आपके अलजबरा से उठ के आते हैं। एडवांस में से आपके 13 to 15 क्वेश्चन सेम वेटेज। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से 5 to 7 क्वेश्चन, 15% वेट। इसी तरह ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 5 to 7 क्वेश्चन होते हैं जिसकी वेटेज होती है 15%। ठीक है, तो ये तो हो गई वेटेज की बात। अच्छा, अभी तक कोई किसी को मसला, कोई सवाल पूछना है, कुछ चीजों में अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो, अच्छा, पूछना हो तो आप चैट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अगर चैट पे मसला है तो वॉइस पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, सब टॉपिक्स पे आ जाए तो बेस्ट के ये हमारे पास, अब मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने पीछे दिखाया आपको, ये बेसिकली सारे बड़े बड़े नाम दे दिए गए, उसके नीचे बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, तो ये टोटल सब टॉपिक ये बनते हैं हमारे पास नॉर्मली। उसके अंदर हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो, लेकिन वो मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली यही सारे सब टॉपिक उसी से रिलेट करते हैं कि आपकी लीनियर इक्वेशन, पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इनइक्वालिटी आपको आनी चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए, इंग्लिश टू मैथ आनी चाहिए। इंग्लिश टू मैथ क्या होती है, अब ये सवाल ध्यान में आता है, भाई सिंपल ओ लेवल का या ए लेवल का बच्चा हुआ, उससे तो ये चीज ओ लेवल में स्पेशली की भी होगी। बेसिकली इंग्लिश में आपको वर्डिंग दी होती है, उससे आपने एक्सट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। वो भी इसका भी तरीकेकार है, ठीक है। ज्योमेट्री हो गई, फंक्शन हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है जो कि आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये हम सब टॉपिक कवर अप करेंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा नाम है टॉपिक का, रियल नंबर्स एंड देयर सबसेट। अब रियल नंबर और उसके सबसेट क्या क्या होते हैं, सही है। रियल नंबर के अंदर बहुत सारी चीजें डिवाइड, मैं सिंपल तरीके से लेके चलता हूँ, इसका एक पूरा ट्री भी बनता है, वो ट्री भी पे नहीं जाता, मैं सिंपल चीजें लेके चलता हूँ। आई होप आप लोग को चीजें ये सब पता होंगी। एक तरीके से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक तरीके से आप लोग के लिए रिवीजन है, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास हमने स्टार्ट किया वो ले रहे हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर होते हैं क्या, जो वन से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं, सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर को डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कैपिटल एन से स्टार्ट होते हैं, वो सॉरी डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और वो स्टार्ट होते हैं वन से एंड सो ऑन इन्फिनिट तक चलते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वो आती है होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और ये स्टार्ट होते हैं जीरो से और चलते रहते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को एक और कहते हैं हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर आपको कोई आपके रूम में अगर चेयर्स हैं, अगर आपको कहता है कि ये चेयर्स काउंट करके बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट किससे करेंगे, वन से करेंगे ना। आप ये तो नहीं कि 0 1 2 3, आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 चेयर हैं आप ही कहेंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, आप किसी भी काउंटिंग को वन से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास होल नंबर आता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और सो ऑन, वो चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आए इंटीजर्स, जिसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं हम। अब इंटीजर सारे नंबर्स को कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसीलिए आप देखें मैं लिख के आ रहा हूँ +-1 +-2 और +-3 सो ऑन। कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन डेसिमल वाला नंबर इंटीजर 2.5 लिखा हुआ है, वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, वो अलग अलग कहानी पे है। तो सिंपल आपने याद रखना है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो हमारे पास इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास तीन मेन चीज थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब इसके अंदर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चीजों की, वो आ जाती है ऑड नंबर की, इवन नंबर की और प्राइम नंबर की। वो सिंपल सी ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते, वो हमें ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये वो नंबर है टू के टेबल में नहीं आते, तो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो टू के टेबल में आते हैं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड, इसको तोड़ दिया गया और ब्रेक डाउन कर दिया गया, ठीक है, तो ये इसके अंदर स्पेसिफिकली काउंट नहीं करते। इवन नंबर्स के जो टू के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं बेसिकली जिसका जो या तो अपने टेबल में आते हो या तो वन के टेबल में, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में, सिंपल याद रखें तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। ये तो नेचुरल, होल, इंटीजर हो गया, इवन, ऑड, प्राइम, इसको और ब्रेक डाउन करके ये तीन और बन जाते हैं। इसके बाद एक और मेन हमारे पास आता है फोर्थ पे, वो आता है रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर, तो बहुत ध्यान से सुनना है आपने। रैशनल नंबर होता क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, डेफिनेशंस आपको हजार मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आप देखो वहां भी मिल जाएंगी। डेफिनेशंस रटना या रटाने का मकसद नहीं है, मकसद आपका कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप उसको डेफिनेशन निकाल के या पढ़ के नहीं बताओ, आप उसको कॉन्सेप्ट बताओ रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो ऐसे वैल्यू जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है उसको रैशनल कहते हैं। जैसे कि ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकूं,
पी अपॉन क्यू की फॉर्म। पी अपॉन क्यू का मतलब एक फ्रैक्शन फॉर्म है ना, एक न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो कहलाता है रैशनल नंबर। लेकिन इसकी ये पहला पॉइंट है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि आपका डिनोमिनेटर जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? अब ये बेसिक रूल है। आप लोग कभी साइंटिफिक कैलकुलेटर में या किसी भी साइंटिफिक, स्पेशली साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय 0 करो, किसी भी नंबर को डिवाइड करो जीरो से, तो क्या आएगा? वो एरर दे रहा होगा, एरर शो कर रहा होगा। ठीक है, आई होप बहुत सारे बच्चों की बात पता होगी। तो बेसिकली जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कैलकुलेटर उसका आंसर एरर देता है। ठीक है, मैथ एरर। ठीक है, तो इन्फिनिटी। तो सेकंड पॉइंट रैशनल नंबर का क्या है कि नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, फ्रैक्शन में लिखा जाए और नीचे जीरो। थर्ड पॉइंट, जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, पी और क्यू जो नंबर होंगे, जो न्यूमिनेटर में पी है और डिनोमिनेटर में क्यू है, वो आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2.5 डिवाइड बाय 3.5 डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए, ये नहीं होगा, इंटीजर्स ही नहीं होते, तो ये रैशनल नंबर में नहीं काउंट। तो रैशनल नंबर में इंपॉर्टेंट है कि पी और क्यू जो वैल्यूज हैं वो आपकी इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से, ओ क्यू से, सॉरी, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक और बड़ा ही प्योर कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या कॉन्सेप्ट आता है कि रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अभी तक जो चीजें बताई वो क्लियर है? यस और नो में मुझे बता दे सारे चैट में जल्दी। अभी तक जो चीजें बताई वो क्लियर है? ठीक है, एक्टिव रहना है क्लास के अंदर। अगर आप क्लास में ज्वाइन होकर कहीं मोबाइल में या गेमिंग में लगे हुए हैं तो कोई फायदा नहीं, है तो पैसे जाया कर रहा है और टाइम भी जाया कर रहा है। क्लास लेनी है तो एक्टिवली क्लास ले, 1 घंटे की क्लास है, कोई इतनी लंबी क्लास नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपरली क्लास लें और जवाब भी दें जब टीचर आपसे पूछ रहा है। सिर्फ 2 बच्चों ने आई थिंक जवाब दिया, बाकी का मुझे लोग सो रहे हैं शायद, तो प्लीज एक्टिवली जवाब दिया करें अगर आपसे कुछ पूछा जाए। ठीक है, सही है, यस और नो में बताएं। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट बनता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। रैशनल नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है कि भाई हमने पी डिवाइड बाई क्यू, ये रैशनल नंबर है। जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को तो हमारे पास दो सिचुएशन बन सकती है। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी चीज बनती है हमारे पास रिकरिंग। रिकरिंग हम रिपीट को भी कहते हैं, रिपीट होना किसी चीज का। ठीक है, एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग, एक होती है रिकरिंग। ये रैशनल नंबर के अंदर ही चीज आती है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने डिवाइड किया 5 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2.5 आएगा। ठीक है, अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया और डेसिमल पॉइंट के बाद वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा या ओल तरीके से डिवाइड हो गया, जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2, आई होप सबको आता होगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिवाइड हो गया 5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 2.5। अगर कोई वैल्यू डेसिमल पॉइंट लगने के बाद डिवाइड हो जाती, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे, 4 स्टेप लगे, वो मैटर नहीं करता। अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट लगने के बाद पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये एक तरीके से आपके लिए रैशनल नंबर की टाइप होती है, पहली चीज ये। अब आते हैं रिकरिंग पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 1 डिवाइडेड बाई 3, जब आप 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये पूरे तरीके से डिवाइड होगा ही नहीं कभी भी, ये वैल्यू चलती रहेगी। ये ऐसा नंबर है कि डिवाइड नहीं हो सकता, ये चलती रहेगी, इसका रिमाइंडर बचता ही रहेगा। इसका आंसर जो आता है वो इस तरह आता है, 0.33333 डॉट डॉट चलता रहेगा, 3 नहीं रुकती है वैल्यू। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट होना है। सही है, तो अगर आपका डेसिमल पॉइंट लगने के बाद वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, पहली पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिवाइड नहीं हो रही पूरे तरीके से, मतलब होल डिवाइड नहीं हो रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो एक पैटर्न बना रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद वो एक पैटर्न क्रिएट करिए। अगर आप देखें एक पैटर्न बन रहा है, 3 3 3 3 3, हो सकता है कोई ऐसा ना हो जिसका पैटर्न बन रहा हो 0.123 123 123, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर वैल्यू डिवाइड पूरे तरीके से नहीं हो रही है लेकिन वो एक पैटर्न बना रही है,
तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी रैशनल नंबर के अंदर ही काउंट होता है, मतलब ये उसकी टाइप कहलाती है। ये बात समझ आई कि नहीं है? जल्दी से बताएं सारे। दो बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। इनका माइक खुला है। अगर आप माइक में कुछ नहीं कहना चाहते तो प्लीज उसको माइक को ऑफ कर दें। प्लीज जल्दी से रिप्लाई करें ताकि मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूं। अगर आपका रिप्लाई यस है तो ठीक है, यस कर दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, गुड है, गुड है। ठीक है, गुड हो गया। आप लोगों को रिप्लाई बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, जाग रहे हैं सारे, ये अच्छी बात है, जागना चाहिए आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, अभी तक मैं रियल नंबर तक नहीं पहुंचा। ठीक है, अभी तक मैं रियल नंबर तक नहीं पहुंच पा, एक सीढ़ी है, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप है। अगला आता है हमारे पास रैशनल के बाद आता है इररेशनल। इररेशनल सिंपल है। इररेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर ये डैश लगा देते हैं तो ये इररेशनल बन जाता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, हम जो डिनोट करते हैं। तो इररेशनल बेसिकली क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, सिंपल। ऐसे नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो कहलाते हैं इररेशनल। अब वो कौन से नंबर है? जैसे कि रूट 2 ले लो, रूट 3। अब रूट से बाहर 2 नहीं आ सकता। अगर इसकी वैल्यू में निकालो कैलकुलेटर में आएगी 1.4112 करके उचारी होगी। ठीक है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता हूँ। ऐसी तरह पाए, ये भी इरेशनल होता है पाए। बहुत ज्यादा बच्चा गलतियां करता है, इसको कहता है भाई ये तो रैशनल है सर। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बच्चा कहता है सर हमने तो वैल्यू पढ़ी इसकी होती है 22/7। बहुत सारे बच्चे मुझे ये जवाब देते हैं भाई ये इरेशनल है, 22/7 इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। सही है। जब 6-7 का बच्चा होता है ना, ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा होता है, वॉल्यूम निकालना, सरकमफेरेंस निकालना होता है, तो टीचर कहते 22/7 पाई की वैल्यू कंसिडर करके सॉल्व करो, क्योंकि उसको कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं हो, तो उसको उसको मैनुअल कैलकुलेशन सिखाई जाती है, तो इसलिए 22/7 वैल्यू है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती पाई की, याद रखें 22/7। ठीक है, तो पाई जो होता है वो इर्रेशनल होता है। इसी तरह एक होता है यूलर नंबर होता है, यूलर, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ये भी इरेशनल कहलाता है। ठीक है, तो जहां रूट आ जाए, जहां पाए आ जाए, जहां ई आ जाए, वो इरेशनल है, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों ना आ जाए। आप देख ले, रूट 2 अगर मैं लिख दूं रूट 2/3, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लें, ये इरेशनल ही होगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करके क्या देखें, अब आप कह रहे हैं भाई क्या देखें, मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू बता देता हूँ आप लोगों को क्या आ रही होगी। मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेटर का मिल गया। तो रूट 2 डिवाइडेड बाय जब 3 करूंगा, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह आ रही है, मैं आपको पूरी वैल्यू निकालता हूँ। मतलब रुक नहीं रही, चलती जा रही। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये वैल्यू जो है मैंने डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आ रही, तो ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है? ये मुझे बताए, रिप्लाई कर बताओ, आप लोग सब बताओ। अभी सीखा था ना, मैं डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शन वैल्यू को, तो या तो टर्मिनेटिंग आता है या तो रिकरिंग आता है, मतलब रिपीटिंग आता है। अब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया रूट 2/3 को, तो इस ये टर्मिनेटिंग है या ये रिकरिंग है? दो बच्चों ने जवाब दिया, मैं जवाब देता हूँ, सही गलत बातें बताऊंगा, पहले बाकी बच्चे भी जवाब दें। आपका भी जवाब बहुत जरूरी है, आप सीखने आए हैं। सही है। आयशा फरहान का इंटरेस्टिंग है, नन ऑफ द टू। अवेश का रिकरिंग, मारिया टर्मिनेटिंग, ओमेमा रिकरिंग। और भी जवाब दे भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? टर्मिनेटिंग के साथ क्वेश्चन मार्क, मतलब खुद भी डाउट में हो गए टर्मिनेटिंग है कि नहीं, अब उससे पूछना चाह रहे हो कि सही है रिकरिंग। अच्छा भाई, सबसे पहले तो भाई क्लैपिंग हो जाए आयशा फरहान के लिए, सबसे सही जवाब उसने दिया है। नन ऑफ टू मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर आप टर्मिनेटिंग कह रहे हो तो भाई खुदारा अभी समझाया टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग, अगर आपने दो वैल्यूज को डिवाइड किया, अगर डेसिमल पॉइंट लगने के बाद वो चीज पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है, पहली चीज। ठीक है, अब ये जो वैल्यू तो चलती जा रही है, रुकी नहीं रही, तो टर्मिनेटिंग तो किसी हाल में नहीं हो सकता ये। अब दूसरी चीज आती है रिकरिंग। हाँ, रिकरिंग अगर कोई बोल रहा है तो हो सकता है तो कंफ्यूजन हो,
टर्मिनेटिंग जिन्होंने बोला उनके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है, या तो वो सुन नहीं रहे मेरी बात, या तो मेरी बात समझ नहीं आई और वो सवाल भी नहीं कर रहे। सही है। टर्मिनेटिंग फिर कह रहा हूँ, अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया और डेसिमल पॉइंट के बाद वो वैल्यू स्टॉप मतलब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। रिकरिंग वाली बात, जो जो बच्चे रिकरिंग कर रहे हैं, हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो। रिकरिंग मैंने ये कहा था, रिकरिंग जो होता है, पहली चीज रिकरिंग में ये होती है कि वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती, चलती रहती है। जैसे कि ये भी चलती जा रही है, नहीं डिवाइड हो रहा पूरा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने रिकरिंग के अंदर ये कही थी कि आपके कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, वैल्यू चलती जा रही होगी तो कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं चल रहा। पैटर्न का मतलब है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि 0.333 चल रहा है या 0.123 123 पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर पैटर्न नहीं चल रहा। 471 आ रहा है, फिर 404 आ रहा है, फिर 520, तो कोई पैटर्न ही नहीं रिपीट हो रहा। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा होता तो मैं रिकरिंग कहता। अब मेरी बात गौर, समझाना क्या चाह रहा था वो सुन लें आप लोग। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसमें से एक नंबर रूट है, तो उसको डायरेक्टली आप कहोगे इररेशनल। डिवाइड करके चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इररेशनल। और आपको देख के अंदाजा भी हो रहा है कि देखिए ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिकरिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों नहीं है तो ये रैशनल के अंदर तो काउंट होता ही नहीं, तो बचा गया इररेशनल, तो ये इररेशनल कहलाएगा। ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन का मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और नॉन रिकरिंग का ये नॉन रिकरिंग का मतलब रिकरिंग भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये बेसिक्स पढ़ाना बड़ा जरूरी था, इसीलिए मैंने ये आज की क्लास इस पे रखी। अभी मेन टॉपिक्स पे तो गया ही नहीं, पहले बेसिक्स तो निचोड़ू, देखो कितना आती है आपको। आपको लगता है कि बहुत आसानी सेट निकल जाएगा, इतना आसान नहीं है। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी आगे सवाल आएंगे, देखना कैसे कैसे आते हैं। इजी है, लेकिन बेसिक स्ट्रांग होनी आपकी बहुत है। अगर बेसिक्स ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है इस चीज में। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल एंड इररेशनल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैं रैशनल और इररेशनल, इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। हमें पता है रैशनल को से करते हैं और इररेशनल को इससे करते हैं डिनोट। ठीक है। रैशनल और इररेशनल को मैं मिला दूं, ये होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मिला देना, कंबाइन। अगर मैं रैशनल और इररेशनल को मिला दूं, मतलब दोनों सेट के अंदर वैल्यूज होंगी, रैशनल के अंदर रैशनल की वैल्यू, इररेशनल इररेशनल, दोनों को मिला दिया जाए, एक सेट बना दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो वो बनता है रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है, याद रहे। नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये होल नंबर क्या थे? जीरो ऐड कर दो नेचुरल नंबर के अंदर तो वो होल नंबर बन जाता है। इंटीजर सारे नंबर को कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास रैशनल इररेशनल आते हैं। रैशनल के अंदर भी जो नंबर होते हैं P/Q वो इंटीजर होने चाहिए। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। तो ये हमारा पहला छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो था रियल नंबर एंड देयर सबसेट। अच्छा, अगर इस पे कोई सवाल है तो पूछें। कोई सवाल है किसी का? चले छोटे, अच्छी बात है, सवाल नहीं है। अगर है तो पूछे, देखे, शर्माए नहीं। शर्माने में नुकसान आपका है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट मैंने जो कहा वो रियल नंबर के बारे में बताया कि रियल नंबर बेसिकली क्या होता है। रियल नंबर जो होता है हमारे पास, वो रैशनल और इररेशनल को हम मिला देते हैं दोनों के सेट्स को, तो बन जाता है रियल नंबर। ठीक है। और मैंने ये बात बताई, हर एक सेट एक दूसरे से लिंक्ड है। नेचुरल नंबर के बाद बना होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर से लिंक था। फिर इंटीजर बना, जो नेचुरल और होल दोनों से लिंक हो रहा था। फिर हम रैशनल पे आए। रैशनल के अंदर आपने देखा P/Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर ऑलरेडी नेचुरल और होल नंबर से लिंक है। फिर हमारे पास रियल रियल आया। रियल क्या है? रैशनल रैशनल को मिला देंगे तो रियल बन जाएगा, और रियल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू मैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन गलतियां बच्चा इसमें भी करता है, फिर भी करता है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। A constant is a quantity that always have a fixed value, like that number of inches in 1 foot. एक एग्जांपल दे रहा है। A variable is a quantity that can be changed in a value such as number of hour of sleep a person get from week to week. एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है किसी चीज की? कांस्टेंट मतलब एक एग्जांपल उसने दी है, इंच इन 1 फुट।
सही है। इंच बता दो 1 फुट कितना होता है, तो वो बेसिकली कांस्टेंट होगा ना भाई। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आगे हम पढ़ते हैं। वेरिएबल इन अलजेब्रा आर कॉमनली रिप्रेजेंट बाय लेटर। हम जो वेरिएबल यूज करते हैं अलजेब्रा के अंदर वो लेटर से रिप्रेजेंट होता है। वो अलजेब्रा आप सबने पढ़ी है, सच एज एक्स एंड वाई, या ABCD भी हो सकती है, कोई मसले की बात है। अ नंबर दैट मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ वो कहलाता है कोफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब, ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर, इसका सर समझ नहीं आया, बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो क्या कह रहा है, डिग्री कन्वर्ट कर रहा है। सही है, सेंटीग्रेड सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर रहा है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 9/5 C+30, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर जो C है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस को। ये मेरे पास वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये चेंज होता रहता है। मतलब अब मैं कहूँ सेल्स, भाई मैं कह रहा हूँ 32 सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में, तो आप ये 32 लिखोगे। अब हो सकता है कोई और बंदा का 25 सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट, आप 25 लिखोगे। मतलब वैल्यू वेरी करती रहती है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन या डिपेंड ऑन द आपसे किस चीज की वैल्यू मांगी गई है। ठीक है, तो ये वेरिएबल कहलाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, इस लेवल पे आने के बावजूद भी नहीं पता होता, मतलब जिस लेवल पे भी आप लोग, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट। ये मेरे पास जो है ये हो गया कांस्टेंट नंबर, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो जो भी वैल्यू होगी सेल्सियस की उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कराना पड़ेगा 32 से। इसके फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जा रहा, किस तरह 32 आए ये मैं उस पर जाना मकसद नहीं है। सिर्फ 32 फिक्स्ड है, क्योंकि उस वैल्यू से प्लस होगा तभी जाके वो कन्वर्ट होता है फेरेंट। अब उसकी पूरी डेरिवेशन है वो नहीं करनी है हमने, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो 32 यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है कि आपका सेल्सियस कितना भी हो, चाहे 25 हो, 32 हो, 31 हो, आपका प्लस 32 आपने कराना ही कराना। जी भाई, ये सब क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, जल्दी से सब पता है, क्विकली रिप्लाई करा करें। चलिए गुड, आई होप ये चीजें क्लियर हो आप लोग को। ना रिप्लाई करने वालों पे मुझे अफसोस है कि वो क्यों रिप्लाई नहीं, या तो उन्हें सब कुछ आता है पहले से। खैर, अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, बड़े बेसिक से सिंपल है। सही है, बड़े आई होप ये इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस एक तरह वाइज है। जैसे कि हमारे पास ये इक्वल टू है। ठीक है, दो चीजें बराबर है तो इक्वल टू यूज करते हैं। ये कहलाता है नॉट इक्वल टू, 5 इज नॉट इक्वल टू 3। ये हमारे पास ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 3 एग्जांपल दे दी गई। ये हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। मतलब 5 भी उस सेट के अंदर मौजूद है। इक्वल टू का, इक्वल टू अगर आ गया, अगर इसके नीचे यहाँ लाइन आ जाती है मतलब वो इक्वल टू है। तो इक्वल टू का मतलब वो वैल्यू भी इंक्लूडेड है। इसी तरह ये हमारे पास लेस देन, ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू। आई होप इसके अंदर कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, इससे रिलेटेड, सिंपल से रिलेटेड। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। होता है, इस चीजें नहीं भी आती कुछ बच्चों को, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट एंड फैक्टर, ये भी छोटा सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसको भी जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ ले भाई। when two or more quantities are multiplied together the answer is called product। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक प्रोडक्ट कहलाती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सही है, याद रखें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। ईच ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मल्टीप्लाई टुगेदर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 6 के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके फैक्टर है, ये 2 और 3 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर 6 बन रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 और 3 इसके फैक्टर्स होगा। इसमें कोई मसला किसी को तो पूछे, प्रोडक्ट और फैक्टर में कोई सवाल है किसी का?
जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। गुड 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 गुड, कोई सवाल नहीं है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक्सपोनेंट रूल। ये एक्सपोनेंट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप आते भी होंगे, ये कुछ सवाल भी मैंने निकाले एग्जाम्पल के तौर पे। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अलजबरा आप सबने पढ़ी होगी, सही है। मैं फिर कहता हूँ बार बार, आप जिस लेवल पे हैं ये आपके लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन एक तरीके रिवीजन है जो आपको ये हेल्पफुल देगा आगे। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत से बच्चों से नहीं सॉल्व होते, या बहुत से घबरा जाएंगे ये कैसा सवाल है। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई, लेकिन ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल है। यकीन करें बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रूल पता होना चाहिए, आपका सवाल हो जाए। कैसे वो भी देखेंगे, भी देखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? बेसिकली अगर आपके पास a⁻² मल्टीप्लाई बाय a⁻³ लिखा हुआ है, सही है, या ए की जगह नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ए की जगह नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट रूल ये है, अगर आपकी बेस से, अब बेस क्या होती है, पावर क्या होती है, ये भी पता तो होना चाहिए आप लोग को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बेसिकली जो, फॉर एग्जांपल ये लिखा है, जो उसमें बड़ा नंबर है ना वो आपका बेस है। बच्चों को याद कराने बोलता हूँ, सबसे बिगड़ नंबर है ना वो बेस है। और जो उसमें छोटा सा नंबर लिखा है वो आप कह लो भाई, इसको एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है, इसको पावर कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, ठीक है। और रूट के अंदर जो, रूट के बाहर जो होता है उसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों को समझा के बताओ, बड़ी वाला जो नंबर है ना वो आपका बेस है, और छोटा जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पे। मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई था, अभी बताया। अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी बेस सेम है, तो प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि इनकी पावर ऐड करा दो, एक बार लिखो और पावर को प्लस करा दो, तो आंसर आ जाएगा a⁵। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। दो ऐसी वैल्यू, चाहे नंबर क्यों ना लिखा हो, दो ऐसी वैल्यू जिनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर ऐड करा दो। या नंबर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁵3, दोनों की बेस सेम है, ऐड करा दो, 4+3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2⁵7। ठीक है, बेस सेम होना जरूरी है, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम नहीं होगी तो ऐड नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, अगला रूल, क्वेश्चन मतलब डिवाइड करना है, सही सही है। अब इसका क्या रूल है, अगर आपके पास इसमें भी बेस सेम होना जरूरी है, एक है न्यूमिनेटर में a⁻n है, एक डिनोमिनेटर में a⁻3। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू है जिनकी बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रही है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, तो आप इनकी पावर को माइनस कर दो। ऊपर 7 थी तो पहले 7 लिखा, फिर माइनस, और नीचे 3 थी फिर बाद में 3, तो आंसर आ जाएगा a⁻। ये सिंपल सा दूसरा रूल था इसका। ठीक है, थर्ड रूल पे आ जाओ, पावर के ऊपर। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल a⁻2 है और ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर आ गई, तो अगर पावर की पावर है और एक ब्रैकेट के साथ एक और पावर आ जाती है, तो आपस में पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो a⁻6 हो गया, बस सिंपल सा आंसर हो गया। पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, प्लस नहीं होंगी, ठीक है। पावर एक के ऊपर स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, फिर क्यूब आ गया, ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 3 से क्या हो गया, 6 हो गया मेरे पास, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसमें कोई मसला एक्सपोनेंट रूल में किसी को जल्दी से पता है? आई होप इसमें मसला नहीं होगा। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, पहले एग्जांपल? हाँ जी, कोई है जिसको ये सवाल समझ आया हो, क्या ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ? किसी को आता है सवाल सॉल्व करना? हाँ ना, में जवाब तो दो, सोए भी हो क्या भाई? यस या नो, नहीं आता तो बोलो नहीं आता भाई, खत्म बात, मैं करवा दूंगा। अच्छा, सही है, आपने ट्राई ली।
ठीक है ठीक है, मे बी आप ठीक हो, मे बी आप ठीक हो। 2 की पावर 5 उमेमा कह रही है, चले मे बी उमेमा ठीक हो। लेट्स सी, हम सॉल्व करेंगे अभी। मैं ये नहीं कह रहा मैं सॉल्व कर, मैं सॉल्व मैं करवा रहा हूँ आप लोग को। चले अब मैं सॉल्व कराता हूँ। जिन्होंने जवाब देना था दिया, 2 बच्चों ने बताया जवाब, बाकियों ने तो कुछ जवाब हाँ ना में जवाब भी नहीं देने की जहमत नहीं की। ठीक है, तो बाकियों का देखते हैं। अच्छा अब देखो सिंपल है, ये क्या कह रहा है, इफ 3x - 2y इज इक्वल टू 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जो इक्वेशन दी होती है आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उस इक्वेशन को कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है 3x - 2y = 5, और यहाँ पर लिखा है 8 की पावर x डिवाइड बाय 4 की पावर y। तो मतलब इस इक्वेशन को ऐसा तो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्लियरली ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, 8 की पावर x और 4 की पावर y बना दूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब करें क्या, अब जो निकालना है उसको कंसिडर करते हैं। मैंने लिया भाई 8 की पावर x डिवाइडेड बाय 4 की पावर y। अब सवाल होगा भाई इसका क्या करें भाई, 8 की पावर x 4 की पावर y, ना दोनों की बेस सेम है, बेस सेम होती तो भाई मैं सब्ट्रैक्ट करवा लेता। अब बेस सेम कैसे करेंगे कौन, अब आप लोग को स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए भाई। 8 किसका क्यूब होता है, ये मुझे बताएगा 8 किस नंबर का क्यूब होता है। चलो क्यूब नहीं तो बताओ स्क्वायर होता है 2 का, वेरी गुड, चलो पता है, गुड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, जब ये क्यूब है तो मैंने क्या किया, एक्स अपनी जगह पर रहा, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। इसी तरह ये 4 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, आप सबको पता होगा, की पावर 2 लिख दी मैंने। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। अब अभी अभी रूल पढ़ाया मैंने, क्या रूल पढ़ाया था मैंने लास्ट, प्रोडक्ट पावर रूल, कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3x, और नीचे बन गया 2 की पावर 2y, सॉरी नीचे गलती से यहाँ y लिख दिया, y सही, यहाँ मैंने गलती से x लिख दिया था, ये y। अब क्या होगा, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होती है, अभी रूल पढ़ा हमने, क्वेश्चन रूल, देखा वही रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3x - 2y, क्योंकि पावर्स आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना जब बेस सेम होती है। तो अब ये देखो क्या बन गए, 3x - 2y। अब सवाल को गौर से देखो, 3x - 2y किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब 3x - 2y की जगह मैं लिख सकता हूँ 5। तो ये आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा, मुझे को बताएगा। 32, अबे वेरी गुड, तो 32 इसका आंसर है। तो अब इस सवाल को अगर ध्यान से देखो सॉल्यूशन, तो क्या था सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं था, एक्सपोनेंट के रूल लगाने थे। लेकिन बच्चा गलत कर देता है, वो बोलता है बच्चा क्या कोशिश करता है, नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोग जैसे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि आप लोग इस इक्वेशन को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार जो उसने पूछी होती है इक्वेशन, वही हमें हेल्प करती है जवाब ढूंढने में। ठीक है, ये चीजें कैसे होती हैं, मतलब मैं कोई पहले से सॉल्व करके नहीं बैठा ये सवाल, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बार होता है, क्यों, क्योंकि मैं सॉल्व पहले करते हुए आया हूँ सवाल, बुक सॉल्व करते हुए आया हूं, तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरे माइंड में वो चीजें बैठ गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप भी कर लेंगे। सेट की कुछ बुक्स के नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस बुक के नाम भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको बताऊंगा। वो परचेज करके उसके प्रैक्टिस टेस्ट जरूर सॉल्व करो, अभी सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, तो घबरा जाओगे। पहले टॉपिक कंप्लीट हो, फिर उस टॉपिक से मैं भी दूंगा आप लोग को, मतलब मैं भी आपको हर क्लास के बाद एक वर्कशीट दिया करूंगा सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आज की क्लास के बाद भी एक वर्कशीट दूंगा मैं, 8-10 सवाल की दूंगा, कोई ज्यादा बड़े बड़े नहीं दूंगा। तो उसके बाद आपने वो सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं बुक्स भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स की स्पेशली, ठीक है। खैर ये सवाल हो गया हमारा, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। एक और सवाल देख लेते हैं भाई। सवाल क्या है, 3k + 1 - 3 की पावर k = m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3k + 2, 3 की पावर k + 2। अब इसका जवाब निकाल के देना है इन टर्म ऑफ m। अब क्या करना है, अब
सिंपल है, ये इक्वेशन है मेरे पास 3 की पावर k+1, 3 की पावर k इज इक्वल टू m। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा कम रह गया। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी आप लोग को पढ़ाया प्रोडक्ट रूल। बेस सेम होती, पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, क्योंकि पावर क्या k है और 1 है। तो मैंने इसको 200 में तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होती है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर कंफ्यूजन है तो वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो भाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर k+1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने जवाब दिया सी, 9/2 इसका आंसर। देखो, पहली बात तो सी हो ही नहीं सकता हाँ जवाब। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 की पावर k+2 बता दो इन टर्म ऑफ m, मतलब आपके आंसर में m आएगा ही आएगा। तो पहले तो आपका ये कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ए बी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। सही है। कभी कभार होता ही है कि कभी कभार अगर आपको सवाल में कंफ्यूजन, देखो आपके पास अभी कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। मैं जल्दी इस बात को कंप्लीट करता हूँ, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपके पास गलती करने के चांस बहुत होते हैं। अगर आप किसी सवाल में अटक जाए तो कोशिश करें उसके जो ऑप्शंस हैं उनको देखें, और जो ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकते उनको कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 4 ऑप्शन थे, तो 25% चांस है, अगर मैं तुक्का मारने जाता हूँ, सही है, तो मेरे पास 25% चांस है कि मैं ठीक कर दूं। लेकिन अगर मैं 2 ऑप्शन कट कर, मैं मुझे पता है भाई ये 2 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, ए और बी। अब मेरे पास क्या चांस है सही करने का, 50% चांस है कि मेरा जवाब तुक्का ठीक हो जाएगा। ये स्मार्टनेस भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, सही है, ये भी अप्लाई। खैर मैं इस बात पे हट गया, सवाल पे आते हैं वापस, ठीक है। तो 3 की पावर k इज इक्वल टू m। अब गौर से एक चीज को समझना भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस लिखा है। ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है, जल्दी से बताओ, टाइम बहुत कम रहेगा, जल्दी से बताएं। दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 की पावर k, वेरी गुड। तो उसको मैं बाहर लिख दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर k। तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 1 और यहाँ पर बच जाएगा 1, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 की पावर k कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1 और -1, क्योंकि ये जब बाहर जा चुका है तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 1। तो 3 की पावर 1 3 के बराबर होती है, तो 3 - 2 करूंगा तो मेरे पास 3 - 1 करूंगा। जब मैं 3 - 1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा जगह थोड़ी कम है, 3 की पावर k, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो 3 की पावर k इज इक्वल टू m/2 बन गया। अभी भी मेरा जवाब नहीं आया, क्योंकि जवाब क्या मांग रहा है, 3 की पावर k+2 का जवाब बताओ, सही है। अभी यहाँ पर 3 की पावर k इज इक्वल टू m/2, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 की पावर k इज इक्वल टू m/2, यहाँ तक अब पहुंच चुके हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं 3 की पावर k+2 कैसे बना सकता हूँ, कोई क्विकली जवाब दे सकता है इसका। किसी के जहन में है कि मैं 3 की पावर k तो बन गया, मुझे प्लस का 2 चाहिए, कैसे बना सकता हूँ, जल्दी से कोई तो हो, किसी के जहन में तो आए इसका जवाब, कोई तो जवाब दे। वेरी गुड आयशा फरहान, कि हम क्या करेंगे, वेरी गुड बच्चों, मैम ऑलवेज वेरी गुड। हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड। मैथ का रूल है, एक साइड पे कुछ अप्लाई करो, दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ बेस है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये बन जाएगा 3k+2, और यह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9m/2। तो ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है माशाल्लाह, अच्छा आई थिंक डी ऑप्शन होगा, शायद ये कट हो गया होगा। 9m/2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हो सकता है शायद मेरे स्क्रीनशॉट लेते हुए कट हो गया ऑप्शन, तो इसका आंसर है 9m/2, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई सवाल किसी का। जी बच्चों जल्दी से बताओ। कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में, मैंने बेसिक सवाल दिखाए, बेसिक रूल्स बताए, अच्छा
छोटी सी चीज है वो देख लेते हैं, रूट्स को देख लेते हैं। रूट आई होप आप लोग को आते होंगे। ये बेसिकली हमारे पास रूट कहलाता है, इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं रेडिकल। इसका मैथमेटिकली नाम होता है रेडिकल। इसके अंदर जो भी नंबर हो या वेरिएबल हो उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, ये अब मैथमेटिक्स की बात कहते हैं। ठीक है, रेडिकेंट कहते हैं इसको, रूट को रेडिकल कहते हैं। ये बताना मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास √25 लिखा है, √25 का आंसर क्या होगा? तो मुझे √25। वेरी गुड। कैसे 5 होगा? क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आ गया 5। अगर यहाँ मैं 3 लिख दूं और यहाँ लिख दूं 8, मैंने बाहर क्या किया, ये इंडेक्स कहलाता है। बाहर अगर रूट के साथ छोटी पावर लगी होती है तो वो कहलाता है इंडेक्स। तो मुझे कोई ये बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? क्यूब रूट है, इसको हम कहते हैं 2। वेरी गुड, 2, ये क्यूब। तो वेल डन जिन बच्चों ने जवाब दिया, जैसे कि अभी आयशा, उमैमा, अगर किसी का नाम में सुरा तो मादरत, अ, मारिया है। ठीक है, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं इसका मतलब वो एक्टिवली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मतलब ये चीज़ें आप लोग को आती हैं, मुझे इतनी ज़्यादा शायद मुश्किल नहीं होगी इन चीज़ों में। शायद बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे, कुछ बच्चे, तो आई डोंट नो क्या वजह है। ठीक है, या तो उनको ये चीज़ उनको भी आती है, उनके लिए बड़ी वो कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली रिवीजन था। ठीक है, या तो कुछ बच्चे शर्मा रहे हो सकता है। तो भाई मैं फिर बार बार कहता हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी आता तो सीखने के लिए आया हो ना भाई। मैं यहाँ टीचर आया हूँ, सिखाने आया हूँ आप लोग को। ठीक है, मैं चाहता तो पहला टॉपिक स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता। मुझे क्या जरूरत कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके एक अलग से आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। आपके लिए ही करा रहा हूँ कि आपकी बेहतरी हो, आप अच्छा स्कोर करें, आपका जो भी एम है वो आप अचीव करें। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, कहीं भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्लास एंड हो रही है जल्दी से। कोई सवाल आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? इंशाल्लाह मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग बताएं, कुछ सवाल है आप लोग का आज की क्लास से रिलेटेड? कोई चीज एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ लगी हो, सर आप जल्दी बोल रहे हैं या सर आप स्लो बोल रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? किसी को इशू है तो बिल्कुल दिल खोल के बोल सकता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेता हूँ बच्चों से इन चीज़ों का। अगर किसी बच्चे कोई भी इशू के तेज बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं या बहुत स्लो लिख रहे हैं या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं या डिटेल नहीं जा रहे हैं, किसी को कोई इशू है आप कह सकते हैं मुझे। ठीक है, वेरी गुड। तो अल्लाह हाफिज बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। याद रहे क्लास मिस ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट को वापस उसको पढ़ना आपको थोड़ी मुश्किल। 1 घंटे की क्लास होती है, कोई ज़्यादा क्लास नहीं होती। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश करें। ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी हो सकती है, शादी में जाना हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोशिश करें क्लास कंडक्ट रेगुलरली करें। ठीक है, 1 डेढ़ महीने की बात है, फिर इंशाल्लाह आप अपने जहाँ आपका एम होगा इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास।